एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0। कंडीशन जब भी बोला होता है तभी उसमें वेरिएबल नहीं आते, उसको मैंने याद रखने भी कितना इजी वे बताया था। तो था ही नहीं, हाँ ये नहीं था। ये अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट होती है तो कंडीशन क्या है? इज 0 और परपेंडिकुलर है तो बेटा इसका मैंने याद रखना सिंपल बोला, अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो थीटा क्या होता है? 0। अगर थीटा 0 होता है तो न्यूमरेटर 0, न्यूमरेटर में क्या होता है? 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। देखा लर्न करने के बाद मैं सिखाता हूँ, ध्यान देना नहीं है। 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर कोइंसिडेंट है मतलब थीटा क्या है? 0। थीटा अगर 0 है तो ये पूरा 0 कभी होगा? जब भी न्यूमरेटर 0 होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज 0। और परपेंडिकुलर है मतलब थीटा क्या है? 90। तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कभी होता है? जब भी डिनोमिनेटर इज 0। क्लियर है? एंगल के बाद लास्ट में हम लोग ने सीखा था कि वो जो बड़ी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, जो प्रीशा ने बोला था, कौन सी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये 5 कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है, कोनिक को जो बोलते हैं सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहले के 4 तो आपने कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अभी पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो ये इक्वेशन अगर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो उसके लिए 2 कंडीशन थी, बराबर। पहली कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बोलते हैं उसको, किधर? हाँ फिर उसको पूछा है भाई, फिर इधर एफ, हाँ एफ एफ जी जी एच एच, वो क्या होना चाहिए? 0। और दूसरी कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी, वापिस एक बार, अभी रॉन्ग बोला तो कर देना पड़ेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू इधर हो गया थीटा 0 में। ये भी मैंने सिखाया था, शांति, पता है मेरे को, आपको पता है, कब से उछल रहे हो। ये भी मैंने बोला था कि ये सब याद कैसे रखना है। तुम लोग फॉर्मूला लर्न करते हो इसके लिए भूल जाते हो, लर्न मत करो, कहाँ से आता है वो याद रखो। ये बताया था कि अंडर रूट में जो चीज़ होती है, ये हम लोग खाली पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में नहीं, आगे के चैप्टर्स में मैं सेम बोलूँगा। जब भी अंडर रूट में चीज़ होती है, अंडर रूट में, तो अंडर रूट वाली चीज़ हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये भी मैंने ऐसे हिंट दिया था। यहाँ पे ही नहीं, जब भी तुम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट में क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेस देन होता है तो कौन से रूट्स आते हैं? इमेजिनरी, याद है, नॉट रियल। तो ये अभी से नहीं, आगे भी आएगा, पहले भी था कि अंडर रूट में जो भी चीज़ आई दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो कंडीशन कैसे याद रखनी है वो मैंने बताया था। ये भी मैंने डिटरमिनेंट कैसे बनाना है वो भी बताया था, बराबर। इसके बाद आई डोंट थिंक ये किसी को बैठना तो नहीं, मैंने कभी बोला बैठना। इसके बाद ये क्वेश्चंस कर लिए थे, फिर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला तो ठीक है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में अगर ओरिजिन 0,0 से h, k में शिफ्ट होता है तो हम लोग x को किससे रिप्लेस करते हैं? x माइनस h, और k को, सॉरी y को y माइनस k, बराबर। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में अगर पहले ओरिजिन 0,0 होता है, नया ओरिजिन h, k होता है, तो नए इक्वेशन के लिए x को किससे रिप्लेस करते हैं? x माइनस h, और y को y माइनस k। अभी लास्ट वाला हार्डली तुम किसी को याद होगा, बट अगर है तो बोल सकते हो कि अगर
लास्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग ने, दो लाइन या पेयर ऑफ लाइन जिधर भी इंटरसेक्ट होती है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला याद करने बोला था, क्योंकि वो डायरेक्टली एमसीक्यू आता है सेम टू सेम। एक सिंपल इक्वेशन देंगे, पूछेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, अगर तुम लोग को वो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट 2 मार्क मिलेगा। याद है कैसे करना था? वो आंसर इधर ही होता है, याद है? तुम लोग दोनों में से किसको याद है? ये पहले डिनोमिनेटर में क्या होता है? ए बी माइनस एच स्क्वायर, फिर ऊपर एच एफ माइनस बी जी, और लास्ट में उल्टा होता है, लास्ट वाला उल्टा, याद रखो, एच जी माइनस ए एफ माइनस एच जी नहीं। तो डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आता है? ए बी माइनस एच स्क्वायर, जो पहला वाला ए बी माइनस एच स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में इधर एच एफ माइनस बी जी, और लास्ट में ए एफ नहीं, पहले उल्टा एच जी माइनस ए एफ। ए एफ नहीं, ए एफ स्क्वायर कैसे, ए एफ ही है। ये क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हम लोग ने लास्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर खत्म किया था। अभी तुम लोग खड़े हो, 2 जन, सीधी वाला लिखना है। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, इक्वल टू 0 ही बोला था। जब भी मैंने पूछा तभी नहीं बोला, मतलब गलत है। फिर तो सब लोग बोल रहे थे, आपने सुना होगा। और आपको कौन सा फॉर्मूला? एच स्क्वायर माइनस ए बी, और आपका कौन सा था? कौन सा? कोइंसिडेंट, वही एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। बैठो, देखो इसके बाद ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म। अभी कल तुम लोग का एग्जाम है, इसके लिए बोला था हम लोग मैट्राइसिस, ये लेक्चर में मैट्राइसिस और लॉजिक रिवाइज कर लेंगे। बट अभी नेक्स्ट टाइम, हाँ लॉजिक में दोनों रिवाइज करेंगे, टाइम है अपने पास, 1-1 आ रहा है ऐसा करके। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब आई थिंक मंडे को है या ट्यूसडे को, आई डोंट नो, मंडे को है ना, तो मंडे को तुम लोगों सबको वापस, जैसे मैंने बोला था, जैसे अपना चैप्टर खत्म होगा वैसे कौन सा फिर करेंगे हम लोग? सीईटी। तो सीईटी का बुक लेके आना, इसके लिए मैंने आज रिवाइज करा है, ये सब लर्न करके आने बोला, क्योंकि इसके अलावा सीईटी वाला बुक सॉल्व होगा नहीं। जो लॉजिक में तुम लोग लेके आए थे, एक ही बुक दिया है ना तुम लोगों को सीईटी में, जिसमें सब चैप्टर्स है, लॉजिक में लेके आए थे ना तुम लोग, मिला है ना सबको। तो मंडे को विदाउट फॉरगेटिंग वो बुक लेके आना, क्योंकि वो बुक मैं बोर्ड पे मिले, क्रोम पे सर्च करके क्वेश्चन बता सकता नहीं हो। तो सबके पास जो सबको बुक मिला है तो सब लोग लेके आना, ठीक है? अभी देखो लॉजिक, पहले तो तुम लोग ने कल की एग्जाम का पढ़ाई स्टार्ट किया है कि नहीं किया? ये है ना, नहीं स्टार्ट किया, क्यों? आज ही आया तो एग्जाम देने वाला है। तुम लोग जो रेगुलर है वो लोग ने भी नहीं किया? किया ना? क्यों? तो सुबह टाइम होता है ना तुम लोग को जनरली सुबह। 1 मिनट, अभी तो वेकेशन चालू है, इसके लिए शाम तक है ना, वरना 7:30 to 1:30 ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, तुम लोग नॉन इंटीग्रेटेड जो है वो 7:30 से 10 फिर कॉलेज जाते हो। सब इंटीग्रेटेड हो ना? 7:30 to 10 एक ही लेक्चर होता है। हाँ, तो तुम लोग को एक ही लेक्चर होता है 2.5 आवर का एक दिन पे। हाँ, एक लेक्चर होता है पर डे। ओके, तो अभी इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है। एनीवेज चलो, लॉजिक में मैं रिवाइज, हाँ जाओ, मैं टॉपिक वाइज रिवाइज करा रहा हूँ, जिसको मतलब सब टॉपिक ही कवर करेंगे। जिसको जो टॉपिक में डाउट है या जिसको जो टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना है वो वहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट करके बोल देना कि सर मुझे इसमें डाउट है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो सबसे पहले लॉजिक में
आई थिंक तुम लोग को प्रैक्टिस भी वही बुक से करना है, वहाँ से ही कर रहे हो ना। क्लासिकल मैंने होमवर्क में दिया था, क्रिटिकल भी थोड़े बहुत काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कर लिए थे, और प्रीवियस ईयर तो तुम लोग बहुत लोग ने तो बहुत सारे कर लिए थे 2023 2022 तक, है ना। तो पहले सबसे पहले लॉजिक स्टार्ट कैसे होता है, बोर्ड पे आना चाहिए। अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक में डाउट है, लग रहा है कि इसका रिवीजन चाहिए, इसके सम सॉल्व करने, वो मुझे प्रॉम्प्ट करके बोल देना कि हाँ। डायरेक्ट लॉज मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूँ, बाद में देखो। पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट मतलब फुल स्टॉप वाला इम्पेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। अभी बहुत क्वेश्चंस तुम लोग को लग रहे होंगे ट्रू और फॉल्स वाले इजी है, बट थोड़े बहुत जैसे स्टेट वाला पूछ लिया, कैपिटल वाला पूछ लिया, वैसा आ गया तो तुम लोग को उतना ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, वैसा महाराष्ट्र को सबको पता है, फिर राजस्थान का है वो सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हाँ, वरना उधर ट्रू फॉल्स का लिखा हो गया। उसके बाद बेसिक मैथ का नॉलेज, जैसे एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, वो सब पता है। बेसिक मैथ जो सबसे पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, 9 10 से भी पढ़ते आ रहा हूँ। इर्रेशनल जो रैशनल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद चलते जाता है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं है। तो 3 पॉइंट्स इर्रेशनल, ठीक है। उसके बाद तो ये मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम लोग को लिखना है, हिंट्स कहते तो लिख लो, ताकि वो वाले क्वेश्चन तुम लोग करके जाओ। क्या कि स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू 1-1 मार्क के लिए पूछेंगे। एमसीक्यू में आया तो 2 मार्क का ही होगा ऑब्वियसली, बट वो कौन सा है नॉर्मल, जैसे टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सीईटी में वैसे ही पूछते हैं। स्टेट्स के कैपिटल, ये बिहार इज इन आंध्र प्रदेश, वैसा सब तो फॉल्स हुआ ना। बिहार खुद स्टेट है, आंध्र प्रदेश में कैसा आ गया भाई। हाँ, फिर दूसरे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं मैथ के रिलेटेड, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वो सब जो टेक्स्ट बुक में है वही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रूथ टेबल, वो 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स का, एंड और इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन। इसके नाम याद रखो, एंड को बट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट में एंड को एंड बोलते हैं, बट दूसरा नाम उसका, मतलब स्टेटमेंट में वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, बट। और एक चीज, एंड का दूसरा नाम होता है कंजंक्शन। क्या होता है, ये सब पता है ना, और ये सब लिखा है, और का दूसरा नाम डिसजंक्शन। फिर इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी बोलते हैं, सिंगल एरो, डबल इम्प्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल, डबल एरो। इसके ट्रूथ टेबल, एंड का क्या होता है, अगर अलग हुआ तो एफ, अलग मतलब एक अगर एफ हुआ तो एफ, क्योंकि बेसिकली वो होता है मल्टीप्लीकेशन जैसा, टी एंड एफ, एफ एफ एंड एफ एफ, खाली टी एंड टी क्या होता है, टी। और में एग्जैक्ट अपोजिट, अगर दोनों एफ हुआ तो ही एफ होगा, एक टी हुआ तो सब टी, टी और टी, टी और एफ, एफ और टी सब टी। इम्प्लीकेशन में क्या याद रखना है, टी इंप्लाइज एफ इज एफ, बाकी सब टी, टी इंप्लाइज एफ इज एफ। तो अगर टी इंप्लाइज एफ आया तो ये क्या होगा, एफ। अगर टी इंप्लाइज टी आया तो ये टी, एफ इंप्लाइज टी आया वो भी टी, बराबर। डबल इम्प्लीकेशन में क्या याद रखना है, अगर दोनों सेम है, टी टी और एफ एफ, तो टी, अगर दोनों अलग है तो फॉल्स। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 4 होते क्या थे, ट्रूथ टेबल। यहाँ तक किसी को डाउट है, इस पे बेस हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे किए थे, ट्रूथ टेबल बनाने वाले। अभी जो ट्रूथ टेबल बनाने वाले क्वेश्चन होंगे वो या तो 3 मार्क में आएंगे या तो 4।
3 मार्क में कौन से आएंगे? 2, 3, 4 के भी पूछ सकते हैं। तो 4 रो के ट्रूथ टेबल होंगे TTFF वाले, जिसमें 2 ही वेरिएबल होंगे P और Q। वो किस में आएंगे? 2 या 3 मार्क में। और जो 8 रो वाले होंगे PQR वाले, वो किस में आएंगे? 3 या तो 4 मार्क में। बराबर। अभी MCQ में लॉस की जरूरत इतनी एक्सटेंसिव नहीं है, क्यों? वरना लॉस से करूंगा तो मेरा खाली स्पीड बढ़ाएगा लॉस, वरना मैं ट्रूथ टेबल से भी कर सकता हूँ। बट ट्रूथ टेबल से करूंगा तो चारों के चारों ऑप्शन के ट्रूथ टेबल बनाने पड़ेंगे, उसमें बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो ट्रूथ ऑप्शन चारों ऑप्शंस के तो मैक्सिमम वेरिएबल्स तो 3 ही आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रूथ टेबल बनाने के बाद सेकंड एक्सरसाइज खत्म। उसके बाद क्या पढ़ा था? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, CET में भी हम लोगों ने ऐसे बहुत किए थे। इम्प्लीकेशन मतलब P इम्प्लाइज Q, कॉन्वर्स क्या होता है? Q इम्प्लाइज P, इनवर्स नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखा था कि इम्प्लीकेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव दोनों क्या होता है? सेम। कितने क्वेश्चन आए थे ऐसे? P इम्प्लाइज Q विच इज इम्प्लीकेशन, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंट होता है, सेम। और दूसरा कॉन्वर्स और इनवर्स दोनों इक्विवेलेंट, सेम। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इम्प्लीकेशन मतलब P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉन्वर्स और इनवर्स। कॉन्वर्स क्या होता है? Q इम्प्लाइज P इज नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। एक्चुअली दोनों सेम ही है, खाली P की जगह पे क्या कर दिया है? Q। इसमें P की जगह पे Q करूंगा तो ये मिल जाएगा ना। तो इम्प्लीकेशन और कॉन्ट्रा, ये हम लोग जब CET के प्रीवियस ईयर कर रहे थे तभी लिखा था ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। क्या क्या होता है? इम्प्लीकेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव सेम, कॉन्वर्स और इनवर्स सेम। ये क्लियर है? इसके बाद वो देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल क्वांटिफायर्स किए थे। क्वांटिफायर्स का काम क्या होता है? एक ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाना। अभी वो स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स। कितने क्वांटिफायर्स हैं? 2, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट दोनों क्वांटिफायर्स का मीनिंग है। फॉर ऑल मतलब हर एक वैल्यू के लिए, देयर एग्जिस्ट मतलब 1, 2, 3 कुछ वैल्यूज के लिए, हर एक वैल्यू के लिए नहीं। यहाँ तक क्लियर है? कॉन्वर्जेंस कॉन्ट्रावर्स ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने लॉस बाकी और स्विचिंग सर्किट। तो लॉज में अपने पास टोटल कितने थे? 6। बराबर। अभी लॉस को सॉल्व करने के लिए लास्ट टाइम थोड़े लोग डाउट पूछने आए थे लॉस के बारे में। तो लॉस को सॉल्व मतलब अगर क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो हम लोग को 2-3 चीज़ देखनी होती है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि कॉमन आ रहा है फिर तुम लोग का कॉमन लेने के बाद अपने आप फ्लो में सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे दिया है P और Q एंड P और नॉट Q, इसको सॉल्व करने बोला है। तो कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले अगर लॉज वाले क्वेश्चन में तो क्या देखने का? कॉमन। क्योंकि जनरली सब लॉज वाले क्वेश्चन में पहला स्टेप तो वही होता है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? P और क्या कॉमन आ रहा है? P और। कॉमन लेने के साथ साइन भी देखना पड़ता है। तो P और Q, तो अंदर क्या बचेगा? Q एंड नॉट। एक बार लॉज रिवाइज करा था। चलो, फर्स्ट लॉ डी मॉर्गन्स लॉ आता है सबको। डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? नॉट ऑफ P एंड Q, नॉट ऑफ P एंड Q, नॉट P और नॉट Q, नॉट एक्स एज माइनस साइन। माइनस साइन कैसा अंदर जाएगा तो एंड का क्या हो जाएगा? और। सिमिलरली इसका उल्टा नॉट ऑफ P और Q, तो ये क्या होगा? नॉट P एंड नॉट Q। क्या क्लियर है? पक्का?
तो अगर मेरे पास नॉट ऑफ नॉट पी एंड क्यू आया तो ये क्या होगा, नॉट नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाएगा तो पी और नॉट क्यू। समझा क्या, कैसे यूज करना है? हाँ, एंड फिर सेकंड कौन सा था? कंडीशनल। कंडीशनल याद है? कंडीशनल का एक ही फॉर्म है, वो याद रखना पड़ेगा, P implies Q is not P और Q। थर्ड था बाय कंडीशनल। अगर कंडीशनल याद है तो बाय कंडीशनल नाम में ही छुपा है। बाय कंडीशनल मतलब P Q को इम्प्लाइज करता है, डबल इम्प्लीकेशन, और Q भी P को इम्प्लाई। तो अगर P डबल इम्प्लाइज Q है, P डबल इम्प्लाइज Q रेयरली मिलेगा तुम लोग को, तो क्या होगा, P इम्प्लाइज Q, P Q को इम्प्लाई कर रहा है एंड Q P को इम्प्लाई कर रहा है। अभी P Q को इम्प्लाई कर रहा है, उसका फॉर्मूला नॉट P और Q, तो Q P को कर रहा है, उसका क्या होगा, नॉट Q और P। तो ये डबल इम्प्लीकेशन फॉर्मूला। उसके बाद क्या था, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैसे याद रखना है, अभी ट्रूथ टिप मतलब ट्रूथ वैल्यूज यूज करके। कॉम्प्लीमेंट में P और नॉट P और दूसरा P एंड नॉट P। P और नॉट P T F लेके कर लो। अगर P की वैल्यू T है तो नॉट P क्या होगा, F, तो ये T और F, T। फिर यहाँ पे P एंड नॉट P, P की वैल्यू T है तो नॉट P F, T एंड F इज F। समझा? कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब क्लिक कैसे करने का, कि P के साथ कौन आ गया, नॉट P, बीच में एंड होगा या तो और। फिर फिफ्थ भी सेम, फिफ्थ वॉज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ मतलब P T और F के साथ आएगा, मतलब चार आएंगे इसमें, P एंड T, P एंड F, P और T और P और F। ये याद रखना भी सिंपल है। P की ट्रूथ वैल्यू ले लेने की। P की वैल्यू क्या हो सकती है, दो, या तो T या तो F। तो T एंड T, F एंड T, F। जो P की वैल्यू है वही आंसर आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, P। समझा? P मतलब T, तो T एंड F, F लिया तो F एंड F, तो हर बार आंसर क्या आ रहा है, F। फिर P और T और T, F और T, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा, T। P और F, T और F, T, F और F, जो P ले रहा हो वही आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, P। और लास्ट में जो कि बड़े जब क्वेश्चन आते हैं तभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में किस किस को कंफ्यूजन है अभी तक आपको, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ब्रैकेट ओपन कैसे हो, किस किस को कंफ्यूजन है? देखो पहले एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ तो तुम लोग समझेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज बेसिकली जो अपन मल्टीप्लाई करते हैं वही है, वैसा देखने का। अभी देखो, अगर P एंड Q और R आया, P एंड Q और R, देखो तो P के साथ ये P पूरे ब्रैकेट के साथ एंड हो रहा है, मतलब बीच में क्या आएगा हमेशा, एंड। साइन को लेके चलो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले क्या होगा, P एंड Q, P एंड है ना, P के साथ आगे कौन है, एंड, तो P एंड Q। फिर बीच में Q और R के बीच में क्या है, और। फिर P के साथ आगे कौन है, एंड R। अभी इसमें फर्क, अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूं तो भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकता हूं। अगर P और Q एंड R है तो भी मैं कर सकता हूं, बट ये टाइम और P के साथ है, तो क्या आएगा पहले, P और Q एंड P और R। ये क्लियर है?
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा ही कॉमन लेना होता है। अगर यहाँ से मैं P और कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, Q एंड R। तो ऐसे तुम लोग एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, P और कॉमन Q एंड R। अभी इसमें जब भी दो ब्रैकेट्स आते हैं तभी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे P एंड Q और P एंड R, नॉट P एंड R, ऐसा कुछ। तो ये दो ब्रैकेट्स है, ये अलग है और ये अलग है, P एंड Q एंड नॉट P एंड R। इसमें सब में एंड है, सब में एंड है मतलब सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है तो पहले मैं किसी भी दो को मल्टीप्लाई करूँ, फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसमें ब्रैकेट अगर सब जगह पे एंड है तो ब्रैकेट्स डज नॉट प्ले एनी रोल। अरे अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है तो इधर ब्रैकेट लगाओ इधर ब्रैकेट लगाओ, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर सब सेम साइन है तो ब्रैकेट डजंट प्ले एनी रोल, किसी को किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। समझ में आया ये? बट अगर अलग साइंस है तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो, ये इसका ही बड़ा वर्जन, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसा समझ सकते हो। तो देखो पहले क्या आएगा, P जो है P साइन लेके, P पूरे ब्रैकेट के साथ क्या होगा, एंड है ना, तो क्या आएगा P एंड नॉट P एंड R, बराबर। फिर बीच में क्या है, और Q के साथ भी एंड है, Q एंड नॉट P एंड R। यहां तक क्लियर है? अभी देखो ये 1 2 सेम साइन है, सेम साइन है इधर, तो ब्रैकेट का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आया? दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसा एक एग्जांपल में बता देता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़े बहुत। देखो वो टेक्स्ट बुक में भी है और तुम लोग को एमसीक्यू बुक में भी है। तो टेक्स्ट बुक में कौन से एक्सरसाइज में था, 1.4, 4 क्वेश्चन थे जिसमें दो ब्रैकेट को ओपन करना था। तो 1.4 में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम लोग को समझ जाएगा। देखो 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे क्वेश्चन है, देखो 3 का 3 है, देखो ऐसा दिया है, P एंड Q और नॉट P एंड Q और P एंड नॉट Q। इसको सिंप्लीफाई करना है P और Q में। देखो अभी सब लोग बोर्ड पे आंदो, अगर तुम लोग सीईटी के लिए इतने सीरियस नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, सीईटी में मैथ 2 मार्क का आता है। तुम लोग को लग रहा है 2 मार्क में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 2 मार्क में तुम लोग का अगर 200 से 198, इतना तो नहीं, 150 से 148 हो गया तो तुम लोग की रैंक ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार नीचे आ जाएगी। मतलब तुम लोग बोल सकते हो, जैसे तुम लोग स्टार्टिंग में समझा होगा ABC कॉलेज और वो सब टाइप ओरिएंटेशन में, तो सीईटी के लिए तो बेसिकली महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए, मतलब टॉप 3 है VJTI, SP सरदार पटेल और DJ सांगवी थोड़ोमल, ये 3-4 कॉलेज है जो टॉप है, मतलब वहाँ पे मिल गया तो अच्छा है। तो उधर सीट्स कितनी अवेलेबल है, एवरेज में अपने को CS मतलब कंप्यूटर साइंस में 120 पकड़ लो तो 123 360, फिर और 5-6 ब्रांच है तो सबका एवरेज करके तुम लोग 70-80 के आसपास पकड़ सकते हो एक ब्रांच में। तो अगर 5-6 ब्रांच है तो 7 इंटू 7 7 ब्रांच ले लो, तो अभी 2-3 ब्रांच आ गई। अगर तुम लोग को प्रेफरेंस नहीं है तो जैसे अगर तुम लोग को कंप्यूटर साइंस ही लेना है तो टॉप 3 कॉलेज में खाली 360 सीट है, 360, VJTI में 120, DJ सांगवी में 120 और सरदार पटेल में 120, और थर्डोमल लेनी है तो 4 ले लो, तो 480 सीट्स है। एग्जाम कितने देते हैं सीईटी?
वो भी नहीं पता तुम लोग? हाँ लाखों में होता है। तो लाखों में से खाली 480 लोगों को जिसको सीट मिलेगी। और खाली मुंबई में नहीं आते भाई, ऑल ओवर महाराष्ट्र में। तो पुणे से भी लोग आते हैं, नागपुर से भी आते हैं, नासिक से भी आते हैं, सब जगह से आते हैं। तो 480 सीट्स, और तुम लोग को लग रहा है कि 480 सीट्स में मेरा 2 मार्क गया तो सीट भी चली जाएगी। वो 2 मार्क में हजारों में रैंक चली जाती है। अभी 480 सीट से मतलब अगर CS लेना है तो मान लो टॉप 500 जो होंगे, उस टॉप 500 या टॉप 2000 मान लो, सब तो CS नहीं लेंगे ना, जनरली सब CS वाले ही होते हैं मेजरली। तो अगर टॉप 1000-2000 मान लो, चलो तो 2000 में से 480 ऐसे होंगे जिसको CS चाहिए। मतलब अगर तुम लोग टॉप 2000 में आए तो ही तुम लोग के चांस है कि वहाँ पे ये 4 कॉलेज में से तुम लोग को मिल जाएगी। और मैंने बोला है कि 2 मार्क्स से तुम लोग का 1000 रैंक पीछे आ जाएगा। तो अगर किसी को 148 है और किसी को 150 है, तो 150 वाले का रैंक मान लो सपोज 1900 ऐसा कुछ होगा, तो जो 148 वाले का रैंक डायरेक्ट 3-4 हज़ार में आएगा। तो इसके लिए वो सब 2-2 मार्क भी इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव मार्क नहीं है, वो फ़ायदा है। समझ में आएगा? तो कंपटीशन बहुत है भाई, इतना इजी नहीं है। देखो बाकी तुम लोग न्यूज़ में अगर तुम लोग को थोड़ा ध्यान है तो ऐसा बोलते कि इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स खाली हो गई है, खाली जा रही है हर साल। तो वो सब वो 3rd ग्रेड कॉलेज है जो है, जिसका मतलब बिल्डिंग में एक आध क्लास होता है, वहाँ पे सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वैसी कॉलेज में MT जाती है, ऐसी सब में नहीं जाती है। MT जाती है मतलब वहाँ पे कोई कौन लेगा एडमिशन, तो खाली जाएगी ना भाई। तो इसके लिए 2-2 मार्क, मैथ में तो 1-2 मार्क का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर भी अगर तुम लोग 1 मार्क मान लेते हो तो कंपेयर तो ऐसा ठीक है। मतलब 1 मार्क गया वो भी बुरा ही है, 2 मार्क गया वो भी बुरा ही है। तो इसके लिए फिर वो डिफिकल्टी पे होता है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हाँ परसेंटाइल ऐसे ही निकलता है ना। देखो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉज, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सीट MCQ में तुम लोग किससे कर सकते हो, ट्रूथ टेबल से, क्योंकि ये जो आंसर है ये ऑप्शन में होगा, इसके अलावा 3 और ऑप्शन में होंगे, मतलब टोटल ऑप्शन कितने होंगे 4। तो मैं इसका ट्रूथ टेबल तो बना दूंगा, साथ ही साथ मेरे को 4 ऑप्शन का भी ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो टोटल कितने बनाने पड़ेंगे 5। और फिर तुम लोग को मैच करना है कि ये कौन से इसका ट्रूथ टेबल कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। समझ में आया? तो पहले तो इसका ट्रूथ टेबल बनाने में टाइम लगेगा, बहुत सारा है। इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम लगेगा ज़्यादा, और टाइम ही नहीं होता तुम लोग के पास। पेपर तुम लोग का ठीक है, मतलब जिसको सब आता है उसका कंप्लीट एक क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली तुम लोग 1.5 मिनट जितना दे सकते हो, बट ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 मिनट से तुम लोग 5 ट्रूथ टेबल तो नहीं बना सकते भाई, 5 ट्रूथ टेबल थोड़ी बनाओगे, एक तो ये इतना बड़ेगा बना पड़ेगा। तो इसके लिए लॉस से थोड़ा फटाफट होगा। जब भी ऐसे बड़े ब्रैकेट्स आए ज़्यादा, तो क्या करना होता है, पहले कॉमन देख लो, कोई भी ब्रैकेट में से कॉमन देखो, क्योंकि बीच में और ही है। अभी P एंड यहाँ से कॉमन आ रहा है, P एंड यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक फर्स्ट कॉमन। दूसरा मैं सेकेंड वाला भी कॉमन ले सकता हूँ, देखो एंड क्यू यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, समझ में आ रहा है? एंड क्यू यहाँ से कॉमन आ रहा है, P एंड फर्स्ट और थर्ड में से आ रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा भी ले सकते हो। सपोज मैं एंड क्यू पीछे से कॉमन, जानबूझ के मैं ये वाला करा रहा हूँ, दूसरा वाला। तो एंड क्यू कॉमन आ गया, बीच में क्या बचेगा, P और नॉट P। अभी जैसे P और नॉट P आया तो ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट, T और F, T, तो ये आ गया T एंड Q। अभी आइडेंटिटी लॉ, T एंड Q अगर T है तो Q अगर T है तो T एंड T इज T, F एंड T इज F, तो इसका क्या है Q। ये हो गया। अभी बचा कौन सा है, और P एंड नॉट Q। अभी यहाँ पे कौन सा लॉ आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि देखो साइन अलग अलग है।
अलग साइन मतलब कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये Q और पहले क्या आएगा? Q और P, बीच में कौन सा साइन है दोनों के? एंड। Q और नॉट Q। अब ये सेम Q और नॉट Q इधर भी था, इधर खाली P था, तो Q और P एंड क्या है? T। अब ये पूरा ब्रैकेट देखो, अगर ये T है तो T एंड T T, ये पूरा अगर F है तो F एंड T F। तो क्या जाएगा? Q और P, और में फर्क नहीं पड़ता P और Q हो या Q और P। समझ में आया? क्लियर है? तो लॉज वाले क्वेश्चन इसमें भी आता है, ये तो ठीक है, बट सीईटी में उन लोगों को भी पता है कि तुम लोग ट्रुथ टेबल से भी निकाल सकते हो, तो वो लोग सर्किट वाले में पूछते, सर्किट वाले में याद है? सर्किट वाले में ऐसा सिंप्लीफाई द सर्किट, सिंप्लीफाई द सर्किट वाला क्वेश्चन अपने को इसमें भी है बुक में 1.5 में। हाँ, सिंप्लीफाई द सर्किट मतलब सर्किट से पहले ऐसा बनाना पड़ेगा, इसके बाद उसको लॉस से क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई, और फिर ये जो आया इसका वापस सर्किट बनाना पड़ेगा। समझा? सर्किट इंटरप्रिटेशन मतलब, हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सर्किट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सुन लो। इंटरप्रेट द सर्किट या इंटरप्रेट द ट्रुथ टेबल, तो उसका मतलब है, नहीं है उसमें भी आता है, उसका मतलब बेसिकली या तो पूरा टोटोलॉजी होगा, या तो कॉन्ट्राडिक्शन, या तो कंटिंजेंसी। टोटोलॉजी मतलब सब 1 1 1 1, सब 1 1 वाला किया है, सब 1 1 मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्विचेस, वो लैंप हमेशा क्या होगा? ऑन। सब 0 0 0 0 मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द स्विचेस, वो लैंप हमेशा क्या होगा? बंद। ऐसा किया भी हम लोग ने। हाँ, सब ऑन है मतलब फिर सर्किट कैसा बनाने का पता है ना? स्विच बनाने का ही नहीं, स्विच क्लोज मतलब क्लोज सर्किट ही बना देने का एक बस, क्योंकि स्विच की जरूरत ही नहीं अगर सब 1 1 1 है तो। ऐसा एमसीक्यू किया भी था हम लोग ने, सीईटी प्रीवियस ईयर में किया था। अगर सर्किट को सिंप्लीफाई करके या सर्किट का ट्रुथ टेबल बना के सब 1 1 1 1 1 1 1 आ रहा है, मतलब सर्किट हमेशा, लैंप हमेशा क्या होगा? चालू। और अगर लैंप हमेशा चालू है मतलब स्विच की जरूरत ही नहीं है, वो खाली ऐसा क्लोज सर्किट बना देने का। हाँ लिखा है। और ओपन है, सब 0 0 0 है मतलब वो लैंप कभी चालू होगा नहीं, मतलब सर्किट क्लोज है ही नहीं, सर्किट खाली सा ओपन है बस। समझा? देखो अभी यही 2 टाइप के क्वेश्चंस थोड़े कर लेते हैं, मैं बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ, सबके पास टेक्स्ट बुक में मार्क नहीं कर रहा हूँ, एमसीक्यू रैंडम क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जो हम लोग ने किए और जो अच्छे क्वेश्चन है। 4-5 करते हैं, 2-3 लॉज वाले, 2-3 सर्किट वाले। सर्किट रिवीजन कराने का है। सर्किट में क्या 2 ही चीज होती है कि एंड आया तो, सॉरी सीरीज में है तो एंड, और पैरेलल में तो और। सीरीज पैरेलल में किसको प्रॉब्लम नहीं है ना कि पता नहीं चलता है कौन सीरीज में कौन पैरेलल, ब्रांच हो रहा है ना, ब्रांच मतलब वो पैरेलल में है, बाकी सीरीज में। क्लियर है? तो एक आध टेक्स्ट बुक में से देखो पहले P डबल इम्प्लाइज Q, ये सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग, ये प्रूव दैट है लॉस से। चलो करो ये 2, फिर मैट्रिसेस करते हैं। तो मिला, उसको इधर रख देगा। फर्स्ट वाला तो हम लोगों ने किया था क्लास में। देखो P
implies Q and Q implies P, इतना आया। फिर P implies Q क्या है? नॉट P और Q एंड नॉट Q और P। अभी यहाँ पे ही मैं बोल रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी तो मैंने 4 का एग्जांपल दिया था। कैसे? अरे नॉट P एंड नॉट Q और P आएगा, बीच में एंड है तो नॉट P एंड होगा ना। ये और ये क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में साइन क्या आएगा? एंड। हाँ तो Q का साइन लिखिए ना, Q और नॉट Q और P। ऐसा नहीं, ये देखो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं? एंड। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो इसके साथ क्या होगा? एंड। तो इसके लिए नॉट P एंड आएगा, समझा? अभी ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा नॉट P एंड नॉट Q और नॉट P एंड P। ये नॉट P एंड P क्या होता है? F और ये क्या होता है? यही। तो यहां से नॉट P एंड नॉट Q आ गया। क्या? इसको ओपन किया, फिर यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा? Q एंड नॉट Q और Q एंड P। अभी ये वापिस Q एंड नॉट Q क्या है? F और ये क्या है? हो गया, समझा? अभी ये वाला करो, इसमें भी वही करना है। इसका पहले सिंबलिक फॉर्म बनाओ, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई द सर्किट। हाँ S1P S2Q, तो ये क्या होगा? नॉट P नॉट Q। क्या? तो दादागिरी नहीं करने का इधर। सर्किट का सिंबलिक फॉर्म लिखा, P एंड नॉट P और नॉट Q, फिर वापिस से एंड Q। नहीं ये फिर है ना, दिस और F और है, P और F क्या होता है? P। ये पूरा अगर T है वैसा, इसका सिंबलिक फॉर्म क्या आया? F आया। F आया मतलब वही बोला ना, ओपन। कुछ बनाने का ही नहीं। देखो तो फिजिक्स में ओपन कैसे बनाते हैं? ऐसे है, देखो सर्किट ओपन छोड़ देने का। या फिर अगर सिंप्लीफाई द सर्किट बोला है, सर्किट बनाने नहीं बोला है, तो खाली फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा? सिंस द फाइनल आंसर इज F, द सर्किट विल या द लैम्प विल नेवर बी ऑन। हाँ अभी देखो ये P इसके साथ भी एंड है, इसके साथ भी एंड है, तो पहले किसी भी एक के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, या तो इसके साथ या तो इसके साथ, फिर सिंप्लीफाई। ये क्या होगा? P एंड नॉट P, F और P एंड नॉट Q, तो P एंड नॉट Q बचेगा, तो P एंड नॉट Q। और यहाँ पे क्या बचा? अभी मैंने बोला था अगर सब सेम साइन है तो फर्क नहीं पड़ता है, एंड है, तो कौन किसके साथ पहले होगा उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है Q एंड नॉट Q साथ में, तो P एंड Q एंड नॉट Q,
तो बीच में एंड ही है, 135 को ऐड करो या 531 को ऐड करो। अभी ये क्या है, क्यू एंड नॉट क्यू क्या होता है, एफ, तो पी एंड एफ क्या होता है, समझा। तीनों साइन अगर सेम है तो फर्क नहीं पड़ता है कौन किसके साथ मैच हो रहा है। एफ, हाँ एफ मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्विचेस द लैम्प विल ऑलवेज बी ऑफ। चलो मैट्राइसिस ये हो गया सब। मैट्राइसिस देखो, मैट्राइसिस में तुम लोग ने ये एमसीक्यू बुक में से सॉल्व किया क्वेश्चन, किया है ना, क्लासिकल, क्रिटिकल और पीआईक्यू तीनों में से। हाँ क्लासिकल तो होमवर्क दिया होगा, मतलब क्रिटिकल और पीआईक्यू किए। देखो मैट्राइसिस में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं आता है, आता है ना। मैट्राइसिस में पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें किसी को डाउट, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? उसको उसके बाद इनवर्स एडजॉइंट पढ़ा होगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालने आता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स दो तरीके से निकलता है। हाँ शॉर्टकट मतलब वो 2x2 हुआ तो ही यूज होगा, 3x3 में, बट शॉर्टकट से करो या उससे करो वो सेम ही होता है, मतलब ठीक है। 2x2 में खाली इंटरचेंज करके साइन चेंज होता है ना, वो पता है ना। 3x3 में भी तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद इनवर्स निकालने का कितने वे होते हैं मेरे पास? 3, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मेथड, तीनों में से। एमसीक्यू में तो फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग किससे निकालो, बट थियोरी में वो लोग मेंशन करेंगे कि ये इससे निकालना है। उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन, जो लीनियर इक्वेशन अपने को सॉल्व करना होता है मैट्राइसिस से, उसका एप्लीकेशन वो पढ़ा था ना, ax = b वाला लास्ट एक्सरसाइज, रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड, ठीक है। उसमें किसी को डाउट है कुछ क्वेश्चन करके? उसके रिडक्शन इन्वर्जन में डाउट है? एक एक क्वेश्चन, एक मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का कर देता हूं, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, तो तुम लोग को कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एक रो एक कॉलम, तो रो कॉलम का तुम लोग को कंफ्यूजन खत्म। देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन कोई भी एक ले लो। देखो 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इसको मुझे क्या करना है? इनवर्स फाइंड करना है। तो अगर ये A है तो दिस इनटू A इनवर्स शुड बी इक्वल टू I। अभी इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो उसका सिंपल प्रोसीजर होता है, रो वाइज में सबसे पहले 1 1 1 लेके आओ। तो पहला इधर क्या चाहिए? 1। जैसे इधर 1 आ गया, फिर नीचे दोनों में क्या लेके आने का? 0। अभी 1 मैं कैसे ला सकता हूं? या तो R1 माइनस R3 कर लो, R1 माइनस R3। तो R1 माइनस R3 करूंगा तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 6 माइनस 5 1, फिर बाकी तो सेम रहेगा 1 1 2 2 2 5। और ये भी चेंज होगा, R1 माइनस R3 तो 1 0 माइनस 1, बराबर। जो इधर किया दोनों साइड पे चेंज होगा। अभी ये दोनों को 0 बनाने का है
बट जीरो बनाने का इसकी हेल्प से, जो वन बनाया, रो में रो वाइज ऑपरेट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो वैसा। तो ये तो सिंपल है, क्या R2 माइनस R1 कर लो, तो इधर जीरो। ये R3 है बट 2 है, तो पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और फिर R3 में से क्या कर लो, सबट्रैक्ट। हाँ एक साथ दो कर सकते हो, अरे दोनों अलग अलग रो में है ना, फर्क नहीं पड़ता है। ये R2 के लिए है और ये R3 के लिए। अगर दोनों R2 के लिए तो नहीं कर सकता। देखो R2 माइनस R1 0 0, 2 माइनस 1 1, सॉरी इधर 1 आएगा ना। R3 माइनस 2 R2 0, ये तो 2 ही बचेगा, इधर क्या बचेगा 3। 5 माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 विच इज 3, तो 1 0 1, सेम उधर, समझ गया। अब ये 1 आ गया इधर, इधर इधर क्या चाहिए 0 0, इधर 0 है, इधर क्या आएगा 0, तो क्या लिखूं R3 माइनस 2 R2, तो ये क्या बन जाएगा, वो नहीं लिख रहा हूं, कर लोगे ना, R3 माइनस 2 R2, तो 1 0 0, इधर 0 आ गया, R3 माइनस 2 R2 इधर क्या जाएगा 1, R3 माइनस 2 R2 ना, तो 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 1। अभी 1 1 1, इधर क्या चाहिए, ये तो सिंपल है, इसकी हेल्प से, तो R1 माइनस R3, R2 माइनस R3, खत्म। समझा। कॉलम में क्या होता है, कॉलम में खाली कॉलम वाइज देखने का, लिखना नहीं है तो लिखा हुआ है ना, कॉलम में कॉलम वाइज देखने का, मतलब अभी अभी इसको 1 बनाया, इसको 1 बनाया, फिर इसको 0 और 0, इसको 1 बनाना है, तो पहले अभी कॉलम वाइज C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 में 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 2 1 2 6 2 5। कॉलम में खाली A इनवर्स पहले आता है ना, समझा। अभी ये अभी कॉलम वाइज, अभी इधर और इधर क्या चाहिए 0, तो 2 है, कॉलम 2 माइनस 2 इंटू C1, और कॉलम 3 माइनस 6 इंटू C1, तो कॉलम 1 तो क्या रहेगा 1 0 0, इधर 0 आ गया, C2 माइनस 2 C1, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, 0 ही उधर, C3 माइनस 6 C1 0, ये तो 2 रहेगा, और ये 5, बराबर। अब ये 1 0 0 आ गया, नेक्स्ट इधर 1 इधर 0 है पहले से, अभी ये 0 चाहिए, तो C3 माइनस 2 C2, तो इधर अपने आप 1 आ जाएगा। समझ में आया। कॉलम में ऐसे कॉलम वाइज देखने का, और रो में रो वाइज। चलो अभी वर्ड रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड। रिडक्शन मेथड में अगर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, और x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 2, इसका मैट्रिक्स कैसे बनता है, पहले कैसा मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट, तो 1 1 1 2 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 1, फिर x जो वेरिएबल मैट्रिक्स है, x y और z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 1 2, 3 1 2। इसके बाद रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इधर 0 0 और 0 है ना, और फिर ब्रैकेट क्या कर देते हैं ओपन। अभी इधर 0 0 0 बनाना है, मतलब ये 1 पहले से, R2 माइनस 2 R1 और R3 माइनस R1,
इससे क्या बन जाएगा उधर 0 और 0, फिर यहाँ पे 0 ब्रैकेट ओपन। इन्वर्जन में पहले इसका मुझे क्या फाइंड करना पड़ता है, इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने के बाद इसको उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ए इन्वर्जन टू बी ना, ए एक्स इज इक्वल्स टू अगर बी है तो ए इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई किया तो x क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो ऑब्वियसली अगर MCQ में मुझे आया सॉल्व करना तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, इन्वर्जन तो नहीं करूंगा ना, इतना बड़ा रिडक्शन, समझा? कौन सा? हाँ कौन सा भी रिडक्शन मेथड का फॉर्मूला वो है, तो तुम लोग को थियोरी में पूछा तो वो करना पड़ेगा, वरना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये क्लियर है? इसके बाद तुम लोग को एडजॉइंट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये सब सीखा है, प्रॉपर्टीज सीखा है ना, क्या होता है तो बोलो। वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1। उसके बाद वन अपॉन कोई बोल रहा था भाई, ए ट्रांसपोज, मतलब कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट, दोनों का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम, बराबर। फिर एक ये होता है इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट ऑफ ए, MCQ के लिए सीखा है, ये सीखा है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कल एग्जाम में याद है नहीं तुम लोग को, एडजॉइंट ऑफ ए किसे कहते तुम लोग, वो तो डिटरमिनेंट होता है भाई, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, a रेज टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n-1 द स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट की 3 प्रॉपर्टीज पता होगी क्योंकि कल तुम लोग को यूज होगा। नहीं डिटरमिनेंट, हाँ वो अलग है भाई, इसके लिए मैंने पूछा ना, बट वो मैट्रिक्स में यूज होता है, इसके लिए डिटरमिनेंट का अलग होता है। हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स है बट तुम लोग को सिखाया नहीं है ना,